क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने में कई बार गलती हो जाती है और गिवन डेटा लिखने में गलती हो जाती है। यहाँ देखिए बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से है, परपेंडिकुलर है, कहाँ पे, टू द प्लेन, किसी सरफेस पर, किसी प्लेन पर, किसके प्लेन पर, किसी लूप के, और उस लूप का एरिया दिया हुआ है 0.1 मीटर स्क्वायर और इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 0.2 टी। टी फॉर आप समझ गए होंगे मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट जो कि होता है टेस्ला। टेस्ला को हम लोग लिखते हैं टी से। अब हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप। उस लूप से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले पहला स्टेप क्वेश्चंस को पढ़ लिए 2 बार 3 बार, समझ में आ गया। अब हम लोग इससे एक्सट्रैक्ट करेंगे, खोजेंगे, प्राप्त करेंगे कि क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड V = 0.2 टेस्ला। चलिए देखते हैं गिवन क्या दिया हुआ है। गिवन में मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 0.2 टेस्ला, ठीक है, और एरिया दिया हुआ है मीटर स्क्वायर। तो एरिया को हम लोग लिखेंगे 0.1 मीटर स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बोल रहा है कोई लूप है इस तरह का, इस लूप पर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। तो आपको पहले पता होगा, मैंने बताया है एरिया ए से डिनोट करते हैं और इस एरिया को डायरेक्शन का बताने के लिए यूनिट वेक्टर का यूज होता है। तो ये यूनिट वेक्टर इस सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है आउटवर्ड्स टू द सरफेस, इसका डायरेक्शन बाहर की ओर होता है। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जा रहा है B, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच एक एंगल बन रहा है थीटा। तो हमें फ्लक्स निकालने के लिए फॉर्मूला पता है V नो फ्लक्स फाई बराबर B डॉट A यानी BA cos थीटा। तो हमें B और A तो गिवन है क्वेश्चन में, cos थीटा फाइंड करना है। तो cos थीटा का वैल्यू यहाँ पर हमें पता करनी होगी क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन यानी B जो है इसी पर परपेंडिकुलर है। अब ये जो B है ये यहाँ ना होकर इसी लाइन पर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर B इसी पर होगा तो इस B और यहाँ पर एरिया वेक्टर जिसका डायरेक्शन इस पर परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 0 डिग्री। ध्यान से देखिए क्वेश्चन बोल रहा है परपेंडिकुलर। बहुत बार गलत हो जाती है गलती कि परपेंडिकुलर है सीधे डायरेक्ट बहुत बच्चे 90 डिग्री पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको गलती से बचना है, ध्यान से समझना है कि परपेंडिकुलर है तो किस पे है, सरफेस पर, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी उसी पर परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों आपस में कितना डिग्री बनाएंगे, जब दो चीज एक ही पर हो तो आपस में एंगल बनेगा 0 डिग्री। अब आपके पास तीनों चीज मिल गए हैं, B A cos थीटा यानी cos 0 डिग्री। आप तीनों को पुट करेंगे, आंसर को फाइंड करेंगे। आशा है आपसे ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन भी बहुत आसान है। एक 10 ओम रेजिस्टेंस, क्वेश्चन पढ़ते जाइए, गिवन लिखते जाइए अगर आपके पास टाइम कम है तो। लेकिन अगर आपके पास समय सफिशिएंट है तो आप क्वेश्चंस को पहले अच्छी तरह से 2 बार पढ़िए, तब आपके माइंड में ये क्लियर होगा कि क्या पूछा जा रहा है। कभी कभी जल्दीबाजी में गलत डेटा लिख देने के कारण आंसर नहीं आता है, तो इस बात का ध्यान आप रखेंगे। क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है, पूरी ध्यान से पढ़ना है। 10 ओम रेजिस्टेंस कॉइल है, उसमें 1000 टर्न्स हैं। टर्न्स मैंने बहुत बार बताया है, तार को इस तरह से मोड़ना वो कहलाता है टर्न्स। एंड एट ए टाइम इतना वेबर, एक समय पर इतना वेबर फ्लक्स पास कर रहा है। फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, एक समय में इतना पास कर रहा है। बोल रहा है इफ द फ्लक्स फॉल्स, कुछ समय बाद फ्लक्स जो है फॉल्स हो गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया। तो देखिए पहले जो था 5.5 था, अब कितना हो गया 0.5 यानी फ्लक्स का मैग्नीट्यूड घट गया। कितना देर में घटा, 0.1 सेकेंड, टाइम भी दे रखा है। फाइंड द चार्ज फ्लोज थ्रू द कॉइल इन कूलम, पूछा जा रहा है कि उस कॉइल से बहने वाले, फ्लो करने वाले चार्ज को पता कीजिए। किसमें पता कीजिए, तो दिया हुआ है कूलम में। आप पहले पढ़े होंगे, पहले के यूनिट में पढ़ाया जाए कि कूलम जो है
चार्ज का ऐसा यूनिट है। तो आप एक माइंड में सेटअप कीजिए कि हमें क्या फाइंड करना है, क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे। चलिए लिखते हैं गिवन क्या क्या हमें क्वेश्चन में दे रखा है। एक 10 ओम रेजिस्टेंस, आर की वैल्यू दी हुई है 10 ओम, 1000 टर्न्स यानी ये n है 1000। मैंने बताया था ये नंबर ऑफ टर्न्स है, संख्या है, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। ये हो गया 1000 फ्लक्स। 2 फ्लक्स दिया हुआ है, तो एक पहले का एक बाद का। तो हम लोग लिख सकते हैं, एक को हमने मान लिया φ1, तो φ1 है 5.5 10⁴ वेबर। दूसरा दिया हुआ है φ2 0.5 × 10⁴ वेबर। यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, ठीक है। और टाइम दिया हुआ है 0.1 सेकेंड, t बराबर 0.1 सेकेंड। पता क्या करना है, चार्ज पता करना है Q। माइंड में पहले ये बैठा लीजिए Q। तो अब सोचिए Q कैसे फाइंड करेंगे। Q का फॉर्मूला होता है IT, क्योंकि करंट को डिफाइन किया गया है I को Q/T, तो Q = हो जाएगा I × T। तो हमें T तो पता है लेकिन I नहीं पता है। I पता करने के लिए हमें ओम्स लॉ का यूज करना पड़ेगा। V = IR, R दिया हुआ है, V यानी कि EMF फाइंड करना होगा, तो उसके बाद हम लोग R को फाइंड कर लेंगे, सॉरी I को फाइंड कर लेंगे। चलिए देखते हैं। तो V नो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए हम लोग का EMF का फॉर्मूला होता है d∅/dt, ठीक। ये एक टर्न के लिए है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ 1000 टर्न, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। लिख सकते हैं E बराबर n, और यहाँ d∅ यानी चेंज इन फ्लक्स। चेंज कैसे निकालेंगे, φ2 - φ1 बटा टाइम तो t है, t हम लोग पुट करेंगे। अब यहाँ पर से आप सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ दिया हुआ है, इसमें आप पुट करेंगे तो आपको इंड्यूस्ड EMF फाइंड हो जाएगा, ठीक है। जो इंड्यूस्ड EMF आएगा वो आपको वोल्ट में आएगा, क्योंकि ये वोल्टेज है। इसका फॉर्मूला से हम लोग पता कर लेंगे। अगर माइनस में आएगा तो इसका हम लोग मॉड लेंगे, मैग्नीट्यूड, तो ये निकल जाएगा पॉजिटिव में। अब उसके बाद हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ऑल्सो V बराबर IR और E बराबर IR। सो हम लोग यहां से पता कर सकते हैं, हमें पता करना है I = लिख सकते हैं E/R। तो E का वैल्यू आप यहां से निकालेंगे, R का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है, I निकल जाएगा। तो फाइनली हम लोग जानते हैं करंट बराबर Q/T। सो हम लोग Q बराबर I × T, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चार्ज का वैल्यू निकाल सकते हैं। टाइम का वैल्यू दिया हुआ है, करंट आप यहाँ से फाइंड कर लेंगे कि करंट का वैल्यू क्या आएगा। उसके बाद यहाँ पर फाइनली चार्ज को आप निकालेंगे, जिसका ऐसा यूनिट होगा कूलम। यहाँ से आप करंट निकालेंगे किसमें, एम्पियर में। इस तरह से क्वेश्चन बन गया। आगे बढ़ते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन। व्हाट EMF विल बी इंड्यूस्ड इंक्लूडेड इन ए 10H इंडक्टर। ये 10H क्या दिया हुआ है, इंडक्टर का इंडक्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, जिसका SI यूनिट होता है हेनरी, वही यहां लिखा हुआ है H। इन विच करंट चेंजेस फ्रॉम 10 एम्पियर टू 7 एम्पियर इन 9 × 10⁻² सेकेंड। तो ये करंट की पहले की वैल्यू, ये करंट की बाद की वैल्यू, यानी ये हम लोग मानेंगे I1 और इसको मानेंगे I2। और ये जो सेकंड में दिया हुआ है, तो आप समझ रहे हैं ये सेकंड में क्या दिया हुआ है, ये सेकंड में टाइम दिया हुआ है। 10H मतलब ये मैंने बताया इंडक्टेंस, तो यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस है, तो यानी L की वैल्यू दी हुई है। चलिए सब वैल्यू को पहले लिखते हैं। गिवन L = 10H, करंट I1 को मान लिया 10 एम्पियर, दूसरा I2 वो हम लोग मान लिया 7 एम्पियर, लास्ट में दिया हुआ है टाइम, तो वो T हम लोग लिखेंगे 9 × 10⁻² सेकेंड।
और कुछ छूट रहा है एक बार मिला लेते हैं। कहीं कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ ऐसा चीज है जो हमने नहीं लिखा है तो उसको फिर से लिखना होगा, क्योंकि अगर कोई गिवन डाटा छूट जाता है तो हो सकता है न्यूमेरिकल आपसे पूरा सॉल्व ना हो, आपसे वो छूट जाए। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि सारी चीजों को 1 बाय 1 लिखते जाना है, एक भी चीज छूटना नहीं चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे। वी नो, हम लोग जानते हैं E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। डी आई का मतलब मैंने बताया चेंज इन करंट, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल हमारा 7 एम्पियर है, इनिशियल हमारा 10 एम्पियर है, तो हम लोग जो भी निकालेंगे माइनस में ही आएगा। कोई बात नहीं, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस कैंसल होकर प्लस हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं L I2 माइनस I1 बाय, यहाँ जो T दिया उसको T लिख देंगे। सारा डेटा आपके सामने है, बस आपको कैलकुलेशन करना है, आंसर आपके सामने आ जाएगा। और जो आंसर आएगा वो डेफिनेटली वोल्ट में ही आएगा, क्योंकि आप क्या फाइंड कर रहे हैं, आप ईएमएफ फाइंड कर रहे हैं, यानी आप अप्लाइड वोल्टेज यानी जो पोटेंशियल है उसको फाइंड कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ 0.20 वोल्ट। क्वेश्चन पढ़ने से ही आइडिया हो गया कि हमें क्या दिया हुआ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। चलिए हम लोग लिखते चलते हैं साथ ही साथ कि क्या दिया हुआ है। अब इतने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आप में थोड़ी सी एक्सपर्टाइज आ जाएगी, यानी कि आप थोड़ा से पारंगत हो जाएंगे, थोड़ा सीख गए हैं कि आप डायरेक्ट आप लिख सकते हैं क्या क्या गिवन है और उसके बाद आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। इवन एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, ई की वैल्यू दी हुई 0.20 वोल्ट appears in a coil when the current in it changed from, करंट जो है चेंज हो रहा है 5 एम्पियर in one direction to 0.5 एम्पियर in opposite direction। एक करंट ये दिया हुआ है, यानी I1 दिया हुआ है 5 एम्पियर और I2 दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। तो यहां से आप डिफरेंस निकाल सकते हैं, डी आई का वैल्यू जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में बना रहे थे, और ये दिया हुआ है 0.20 सेकेंड, ये आपको टाइम दिया हुआ है 0.20 सेकेंड। क्या फाइंड करना है, फाइंड द सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन नंबर 3 से मैच कर रहा है, बस केवल डेटा जो गिवन है वो थोड़ा सा आगे पीछे है, बाकी फॉर्मूला तो वही सेम है। तुरंत हम लोग बना सकते हैं, वी नो ई बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी। पिछले क्वेश्चन में ध्यान से देखिए जरा, यहाँ पर ई आपको फाइंड करना था, ई हमने निकाला। इस बार वही क्वेश्चन है, केवल ई दिया हुआ है, एल फाइंड करना है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एल को हम लोग इधर लिखेंगे माइनस ई डी टी बाई डी आई, इस तरह से हो जाएगा। जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डी टी चला जाएगा ऊपर और ये डी आई आ जाएगा नीचे। अब बिल्कुल आसान है, ई की वैल्यू दी हुई है, डी टी यानी टाइम दिया हुआ है, डी आई तो आप निकाल सकते हैं, I2 माइनस I1 करेंगे तो माइनस में ही आएगा, माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा। अब यहाँ जो रिजल्ट आएगा आप बताइए कि इसका यूनिट क्या होगा। एल का यूनिट आप पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, एल का यूनिट होता है हेनरी, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एच से। तो इस समझ में आ गया कि इसका यूनिट जो होगा ऐसा यूनिट एच होगा। ये ध्यान दीजिएगा कि सभी क्वेश्चंस के यूनिट अलग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सब का यूनिट वोल्ट ही होगा। तो ये बात की आपको विशेष ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे क्वेश्चंस को देखेंगे, 4 क्वेश्चंस हो गए और आज मैं आपको 3 क्वेश्चंस होमवर्क के रूप में भी दूंगा। आप उन तीनों क्वेश्चंस को घर से सॉल्व करेंगे और वो क्वेश्चंस, इन्हीं क्वेश्चंस में भी कुछ डेटा को चेंज करके मैंने बनाया है, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने 4 क्वेश्चन देखा, अब 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बिल्कुल थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये 11th क्लास के फिजिक्स के चैप्टर
स्केलर एंड वेक्टर के कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है। अगर आपको स्केलर एंड वेक्टर वो जो पहले वाला चैप्टर है अच्छे से याद होगा, देखिए स्केलर एंड वेक्टर जो चैप्टर है वो बहुत ही बेसिक चैप्टर है जिसका यूज पूरे फिजिक्स में, आप जब तक फिजिक्स पढ़िएगा तब तक उसका यूज है, हर चैप्टर में उसका कंसेप्ट काम में आता है। अभी उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने दिया है और इसीलिए दिया है ताकि आपको पीछे का वो जो पोर्शन है रिवाइज हो जाए, रिमाइंड हो जाए। क्वेश्चन देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इन ए सर्टेन रीजन, एक सर्टेन रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दिया हुआ इस तरह से 4I माइनस के टेस्ला। यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है, ये बल्कि I और K यूनिट वेक्टर्स के टर्म्स में है। हाउ मच मैग्नेटिक फ्लक्स पासेस थ्रू द लूप ऑफ एरिया, ये तो ठीक है, ये समझ में आ रहा है। इन दिस रीजन इफ द लूप लाइज फ्लैट ऑन द XY प्लेन। अब देखिए किस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक लूप है, लूप मतलब एक रिंग जैसा सर्कल, उससे उसका मैग्नेटिक फील्ड इतना दिया हुआ है और उस लूप का एरिया इतना दिया हुआ है। पता करना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा। तो पहले हम लोग हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्टेप जो फॉलो करते हैं उसको फॉलो करेंगे। पहले गिवन लिखेंगे, गिवन में हमें दिया हुआ मैग्नेटिक फील्ड B, तो B को लिखेंगे 4I ये माइनस के टेस्ला। दूसरा चीज है A, एरिया वेक्टर A जो दिया हुआ है 0.1 मीटर स्क्वायर। अब आप जानते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करना है। वी नो, हम लोग को पता है फाई बराबर B डॉट A, यही होता है स्टूडेंट्स, आपको याद होगा फाई यानी फ्लक्स का फॉर्मूला B डॉट A। अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, यानी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच डॉट का साइन है, तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट को अभी फॉलो करेंगे, उसका ऑपरेशन करेंगे। किस तरह से हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, बहुत आसान है, आप जानते हैं। वैल्यू पुट करते हैं, चलिए 4I माइनस के इंटू, सॉरी क्रॉस देने से गलत हो जाएगा, आपको यहाँ पर इंटू देना है डॉट से 0.1। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, 0.1 I होगा यहाँ क्वेश्चन में, एक छूट रहा है 0.1 I मीटर स्क्वायर, इस तरह से होगा I। तो अब चलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 0.1 I मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, छोड़ दीजिए I लिखते हैं। अब हम लोग को पता है I डॉट I का वैल्यू होता है 1 और I डॉट J या I डॉट K का वैल्यू हो जाता है 0। देखिए मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, I डॉट I का वैल्यू होता है 1, I डॉट J का वैल्यू हो जाएगा 0, I डॉट K का वैल्यू हो जाएगा 0। तो देखिए यहाँ पर I है और यहाँ I है, तो वैल्यू हो जाएगा 1, तो यानी 4 इंटू 0.1 माइनस K, तो K से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर I है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो इसका यहाँ पर माइनस 0, यानी इसका 4 इंटू 0.1 का वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू 1/10 यानी 0.4 वेबर। ये फ्लक्स का वैल्यू फाइंड हो गया 0.4 वेबर। ये बिल्कुल आसान था। अगर यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन में I की जगह K रहता या I की जगह J रहता तो कुछ आंसर अलग आता। अगर यहाँ J रहता तो हम लोग I इंटू J 0, K इंटू J 0, इसका मतलब रिजल्ट 0 आ जाता। कुछ सिमिलर क्वांटिटी है, यहाँ I है तो यहाँ भी I है, तो उससे मल्टीप्लाई करने से हमें एक रिजल्ट सामने मिल गया। K से मल्टीप्लाई करेंगे तो K इंटू I अगेन 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर यहाँ पर 0.4 वेबर होगा, जो यहाँ मैंने लिख दिया है। पीछे के जो क्वेश्चंस हैं सबका आंसर यहाँ पर आपके सामने है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो आपसे मेरा यही एक्सपेक्टेशन है कि आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बस मैंने आपको पूरा हिंट तो दे ही दिया है, आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन को करना है, आप आंसर ले आ सकते हैं। और याद रखिएगा, कल मैंने बताया था यूनिट लिखना बहुत जरूरी है।
जो आंसर आप लाते हैं देखिए ध्यान से, यहाँ पर सब में यूनिट लिखा हुआ है, वेबर, कूलम, वोल्ट, हेनरी, अगेन वेबर। तो ये यूनिट अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका हो सकता है कुछ मार्क्स डिडक्ट हो जाए। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। अब आपके लिए मैंने होमवर्क यहाँ पर दिया हुआ है, 3 क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस का इमेज वीडियो लेक्चर के लास्ट में आपको मिलेगा, आप उसको पॉज कर कर देख सकते हैं, कॉपी में नोट कर सकते हैं, इसलिए अभी घबराने की जरूरत नहीं है। और तीनों क्वेश्चंस के आंसर भी मैंने साथ ही साथ लिख दिया है, ताकि आप जब सॉल्व करेंगे तो आप अपने जो सॉल्व किया है उसको अपने आंसर से आप मैच कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपने सही बनाया है या गलत बनाया है। और एक हिंट मैं और दे देता हूँ, ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं, यही तीनों क्वेश्चंस मैंने कल वाले लेक्चर्स में, आज वाले लेक्चर में करा दिया है आपको, बस केवल न्यूमेरिकल डेटा अलग है, बाकी मेथड और फॉर्मूला उसी तरह से है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, अब आप इसके बाद अपना प्रैक्टिस को शुरू करेंगे, मेहनत कीजिए, न्यूमेरिकल्स पर आप आसानी से विजय पा सकते हैं, बहुत ही आसान है। इसी के साथ मैं आपसे आज विदा लेता हूं। और मैंने आपको कल बताया था कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियो का लिंक दिया हुआ है, अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट पीछे वाले लेक्चर को सुन सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। ये सुविधा मैंने आपके लिए की है, तो आप इसका पूरा लाभ उठाइए। आपको मेरे वीडियोस को खोजने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बस जो आप वीडियो देख रहे हैं ठीक उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में पिछले सारे वीडियोस के लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। आप उसको टॉपिक वाइज, लेक्चर 1 में कौन सा टॉपिक है, लेक्चर 2 में कौन सा टॉपिक है, टॉपिक वाइज मैंने दिया है, आप उसको आसानी से देख सकते हैं, आपको कोई दुविधा नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप इसका लाभ उठाइए। जितने वीडियोस सीरियल वाइज हैं उसमें हेडिंग तो दिया हुआ है, आपको आप पीछे का लेक्चर देखना है तो आप तुरंत क्लिक कीजिए, आप डायरेक्ट वहां पर पहुंच जाइएगा। आशा है आप मेरी जानकारी का फायदा उठाएंगे और मैंने जो आपको होमवर्क आज दिया है उसको आप पूरी ईमानदारी के साथ कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ मैं आपके और आपके परिवार के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। स्टे होम, स्टे सेफ और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।